अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें तीन बातें होंगी। यानी आज की क्लास में हम तीन बातें सीखेंगे। एडजस्टिंग एंट्री भी हमें पास करनी है, इनकम स्टेटमेंट भी हमें बनाना है और इसके साथ साथ बैलेंस शीट हमें बनानी है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन के तीनों काम हम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से केयरफुली हम लोग रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझेंगे। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ रोहान कंपनी। नीचे दिए गए कुछ बैलेंसेस हैं जो कि रोहान कंपनी के हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2007, जो कि साल खत्म होता है इनका दिसंबर की 31 तारीख को 2007 में। ये बैलेंसेस हमें दिए गए हैं। अब ये सारे जितने भी नीचे बैलेंसेस दिए गए इनको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से बैलेंसेस हमें दिए गए हैं। सबसे पहले डेबिट में हमें दिए गए कैश 5,20,000। कैश हमारे लिए एसेट है। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब पैसा वसूल करना है 62,000, ये भी हमारे लिए एसेट है। ऑफिस सप्लाईज 4,000। अब ये ऑफिस सप्लाईज क्या है? जो भी स्टेशनरी के सामान ऑफिस में इस्तेमाल होता है उस स्टेशनरी के सामान को हम ऑफिस सप्लाईज कहते हैं। इसमें पेपर, पेन, इंक वगैरह इस तरह की चीजें जो स्टेशनरी के सामान वो ऑफिस सप्लाई है 4,000, ये भी एसेट है। तो कैश भी एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है और ऑफिस सप्लाई भी हमारे लिए एसेट है। इसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है 80,000 का, ये भी हमारे लिए एसेट है। परचेजेस का मतलब वो माल जो हमने खरीदा है बेचने के लिए, तो लिहाजा ये 3,10,000 रुपए की परचेजेस है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाती है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस क्रिएट होगी। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग, यानी साल के शुरू में जो पहले से माल मौजूद है वो 75,000 का माल पहले से मौजूद था। इसके बाद सैलरी एक्सपेंस है 16,000, ये एक्सपेंस है, नाम से जाहिर है। रेंट एक्सपेंस 12,000। सेल रिटर्न 3,000। सेल रिटर्न से क्या मुराद? माल बेचा लेकिन किसी वजह से वापस आ गया तो ये सेल रिटर्न है 3,000। उसके बाद सेल्स डिस्काउंट है 4,000 का, यानी आपने माल बेचा और डिस्काउंट दिया 4,000। क्रेडिट बैलेंस के अंदर आपको दिया गया है सबसे पहले क्रेडिट में अकाउंट्स पेबल। पेबल का मतलब आपको पैसा पे करना है, देना है, ये आपकी लाइबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल 51,000 का है। उसके अलावा बैंक लोन 74,000, बैंक से कर्जा लिया, ये भी लाइबिलिटी है। तो अकाउंट्स पेबल भी लाइबिलिटी है और बैंक लोन भी लाइबिलिटी है। इसके बाद सेल रेवेन्यू दी गई है 5,30,000। सेल रेवेन्यू का मतलब जितने भी माल पूरे साल में हमने बेचा वो 5,30,000 रुपए का माल बेचा है। उसके बाद रोहान का कैपिटल दिया हुआ है, यानी मालिक जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं, 4,31,000। तो कुछ बैलेंस हमें डेबिट में दिए गए हैं, कुछ हमें क्रेडिट में दिए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या दिया गया है। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 आपको जो है वो एडजस्टमेंट दी गई है। इनको हम तफसीलन बाद में एक एक करके पढ़ेंगे और इसकी एंट्री बनाते जाएंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर आपसे कहा जाता है पास एडजस्टिंग एंट्रीज, यानी सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपने पास एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। दूसरा काम क्या करना है हमें, नंबर 2 प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है। और तीसरा काम हमें क्या करना है, प्रिपेयर बैलेंस शीट बनानी है। तो 3 काम हमें करने हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे अपने पास। तो यहाँ एडजस्टिंग एंट्रीज हम पास कर रहे हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते वक्त सबसे पहली हेडिंग कंपनी का नाम आएगा। कंपनी का नाम दिया हुआ रोहान कंपनी, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे हम लोग रोहान कंपनी की हेडिंग डाल दी, रोहान कंपनी। कंपनी का नाम लिखने के बाद दूसरी हेडिंग डालते हैं जो काम हम कर रहे हैं, यानी हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहे हैं। तो ये हमारे पास दूसरी हेडिंग आ जाएगी, एडजस्टिंग एंट्रीज की हेडिंग आ जाएगी। तो यहां हमने हेडिंग डाल दी एडजस्टिंग एंट्रीज। अच्छा, ये हम लोग कर रहे हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1। तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 और 26 की रिक्वायरमेंट नंबर 1 कर रहे हैं हम। इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है जो डेट होती है साल के आखिर में। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो साल का आखिर है दिसंबर की 31 तारीख 2007 है। तो यहाँ तीसरी हेडिंग आ जाएगी हमारे पास फॉर द ईयर एंडेड, यानी साल खत्म हो रहा है, एंडेड दिसंबर 31
और ईयर हमें दिया है 2007। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे हैं और एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते वक्त सबसे पहले हम बनाएंगे एक जर्नल। इस जर्नल के जो पहला कॉलम होता है वो डेट का होता है, या डेट के बजाय हम सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, क्योंकि डेट यहाँ पर एक ही मरतबा मेंशन थी, वो ऊपर लिख दी है ये डेट। सीरियल नंबर क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट में 1 2 3 4 5 करके आपको सीरियल नंबर दिया गया है। दूसरा कॉलम हमारे पास बनेगा सीरियल नंबर के बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बजाय यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, वो भी चल सकता है। इसके बाद पोस्ट रेफरेंस यानी पीआर, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम हमारे पास जो दो हैं वो एक है डेबिट और इसके अलावा दूसरा है क्रेडिट। तो वो ये वही कॉलम है जो जर्नल के अंदर बनते हैं, वो तमाम कॉलम यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए। अब चलते हैं एडजस्टमेंट किसकी बनानी है, जो आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट नीचे दिया गया है, एडजस्टमेंट उसी की बनानी है। नंबर 1 सबसे पहले कहा जाता है सैलरीज ड्यू। ड्यू का मतलब वो टाइम जिस वक्त आपको पैसा देना उसको ड्यू कह रहे हैं। सैलरीज ड्यू बट नॉट येट पेड, यानी सैलरीज देने का टाइम हो चुका बट नॉट येट पेड, लेकिन अभी तक अदा नहीं करी, पे नहीं करी। तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया टू द वर्कर्स को 8000, यानी 8000 की सैलरी है, देनी है, दी नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया। एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 1 है, हमने जो पढ़ी थी उसमें खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया, उसको कहते हैं एक्रूड एक्सपेंस। और एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री हमेशा क्या बनती है, जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट में जाएगा और जो पेबल होगा वो क्रेडिट में जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरीज ड्यू है, यानी खर्चा हुआ है, तो खर्चे जब भी होते हैं तो एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो जाते हैं डेबिट में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सैलरीज एक्सपेंस को हम उठाकर कर देंगे डेबिट। और खर्चा हुआ कितना है आपके पास टोटल, यहाँ पर नीचे बताया गया 8000। याद रखें एक्रूड का ताल्लुक कभी भी ऊपर से नहीं होता, एक्रूड की एंट्री यहीं से देखकर बनेगी। तो 8000, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 8000 का सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। क्योंकि खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है और रूल के मुताबिक खर्चा जब भी बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, तो सैलरीज एक्सपेंस को कर दिया डेबिट। बहुत सारे स्टूडेंट के ध्यान में ये सवाल आएगा कि ऊपर भी सैलरीज एक्सपेंस दिया वो क्यों नहीं लिया। देखिए एंट्री जो हम बनाते हैं वो आप एडजस्टमेंट की बनाते हो और एडजस्टमेंट में आपको दिया गया 8000, तो हमने ये अमाउंट 8000 का लिया, नंबर 1। नंबर 2 देखिए ये एक्रूड है, एक्रूड का मतलब खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया, तो इसका मतलब एक्रूड में हमेशा जब भी एंट्री बनाएंगे अमाउंट यही वाले लेंगे जितना खर्चा हुआ है। तो खर्चा कितना हुआ 8000, तो सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 8000। अब हमने पे करा नहीं, पे नहीं करा, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी है, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट में चला जाएगा और सैलरीज पेबल चला जाएगा क्रेडिट में। तो एंट्री हमारी ये बनी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट, और इसका अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे 8000, यानी 8000 रुपए का खर्चा हुआ लेकिन अदा नहीं किया। इसकी नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड एक्रूड सैलरीज, यानी हमने एक्रूड सैलरीज को रिकॉर्ड कर लिया। ये हो गई हमारी पहली एडजस्टिंग एंट्रीज। अब आपने पेपर में क्या करना है, जब भी कोई एंट्री आप पास करें उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दें, यानी ये सेपरेट हो जाएगी दूसरी एंट्री से। अब इसके नीचे दूसरी एंट्री हम पास करें। अब दूसरी एंट्री को पढ़ते हैं। दूसरी एंट्री में क्या लिखा हुआ है, रेंट नॉट येट पेड, कह रहे हैं जो रेंट है अभी तक हमने पे नहीं किया। पहली बात रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि पे करना है। अब यहां देखा जाए तो बात वही हो रही है जो ऊपर थी कि सैलरीज ड्यू हो गई लेकिन पे नहीं करी, यहां पर भी लिखा हुआ है रेंट पे नहीं किया, इसका मतलब खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया। जो भी ऐसे खर्चे जो हो जाए अदा ना करें उसको एक्रूड कहते हैं, और एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंस जाएगा डेबिट में, पेबल जाएगा क्रेडिट में, यानी एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। तो यहाँ आ जाए दूसरी एंट्री हम बना लेते हैं। यहाँ आ जाएगी दूसरी एंट्री, रेंट एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, तो एक्सपेंस जाएगा डेबिट। अब जाकर चेक कर ले रेंट एक्सपेंस कितना है, ये भी 8000 है, तो यहाँ हमने लिखा रेंट एक्सपेंस 8000, तो रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और पे नहीं किया तो इसका मतलब पे करना है, तो रेंट पेबल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और यहाँ इसका अमाउंट भी कितना लेंगे, 8000 ही लेंगे। तो ये दो खर्चे हो गए, इसकी नरेशन लिख लेते हैं। इसको भी ये लिखेंगे टू रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्रूड, और यहाँ नाम क्या है, रेंट है, तो यहाँ लिख दिया टू रिकॉर्ड एक्रूड रेंट। अब रेंट के साथ चाहे तो एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। ये दूसरी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही एंट्री कंप्लीट हो जाए इसके नीचे भी लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ आएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दो एंट्रीज हो गई। अब
चलते हैं तीसरी एंट्री की तरफ, देखते हैं तीसरी एंट्री में क्या लिखा हुआ है। थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 5%। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन निकाले, फर्नीचर का अंदाजा लगाया गया है कि इस साल जो फर्नीचर की वैल्यू कम होगी वो 5% कम हो जाएगी। तो आइए जरा चेक करते हैं ऊपर फर्नीचर 80,000 का, 80,000 का कितने परसेंट निकालेंगे, 5%, वो हमारे लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। अब पहली बार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनती क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको याद होगा ये नॉन कैश एक्सपेंस है, और नॉन कैश एक्सपेंस के लिए हम अलाउंस जनरेट करते हैं। क्या मतलब, आइए डेप्रिसिएशन निकालना है फर्नीचर का, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस जाएगा डेबिट में, तो एंट्री हम ये बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम कर देंगे डेबिट। अब कितना हम निकालें, फर्नीचर का 5% निकालना है, फर्नीचर ये रहा 80,000 का, इसका 5%, तो 80,000 का 5% निकालने के लिए क्या करें, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 100। जब हम 80,000 का 5% निकालेंगे तो ये चेक कर रहे हैं डेप्रिसिएशन हमारे पास बन जाएगा 4,000। तो ये आ गया 4,000, यानी कैसे, 80,000 को मल्टीप्लाई करा 5 से, डिवाइड करा 100 से, क्योंकि 5% निकाल रहे 4,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा डेबिट में और बदले में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जाएगा क्रेडिट में। तो एंट्री हमारी ये बन गई डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और यहां भी अमाउंट हमारे पास 4,000 ही आएगा। अब इसकी नरेशन क्या लिखें, टू रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को। तो यहां लिख दिया टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन और यहां लिख दिया हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये तीन एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो गई एडजस्टिंग। अब ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई, दो एंट्रीज कंप्लीट हो गई। इसके नीचे फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करके इसको भी हम कहेंगे ये हो गई तीसरी एंट्री। चलते हैं चौथी एंट्री की तरफ, और हम फोर्थ एंट्री के अंदर लिखा हुआ है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, वो रकम जो डूब जाए, जो हमारे कस्टमर हमें ना दे, उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स एक्सपेंस एस्टिमेटेड, अंदाजा लगाया है इसके लिए, ये भी एस्टिमेटेड होता है बैड डेट एक्सपेंस एट द रेट 1% ऑफ नेट सेल। नेट सेल का 1%, तो अभी हम नेट सेल निकालेंगे। नेट सेल निकालने के लिए क्या करें, सेल में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट को माइनस करें, जो अमाउंट आएगा उसको कहेंगे नेट सेल। अब यहां हम क्या करें, चौथी एंट्री हम पास करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, यहां पर बैड डेट्स की एंट्री बनती है, बैड डेट्स एक्सपेंस जाएगा डेबिट में और बदले में क्रेडिट होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में चला जाएगा। अब अमाउंट कितना ले, वो कह रहा है नेट सेल का 1%। आइए जरा यहां देखें, सेल है 5,30,000। अब ये तो सेल है, हमें तो नेट सेल चाहिए, तो सेल में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस, तो सेल हमेशा क्रेडिट में मिलेगी, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट हमेशा डेबिट में मिलेगा। सेल रिटर्न ये रहा 3,000, सेल डिस्काउंट 4,000, तो ये बन गया 7,000। तो 5,30,000 में से 7,000 को माइनस कर दें तो नेट सेल हमारी बन जाएगी 5,30,000 में से इन दोनों को माइनस करें तो नेट सेल बनेगी 5,23,000। तो यहां लिख दिया हमने 5,23,000। अब इसका कितने परसेंट निकालना है, इसका 1% निकालना है। तो 1% निकालने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 1 से और डिवाइड कर दें किससे, 100 से। मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा 5,230। बैड डेट एक्सपेंस हो गया डेबिट 5,230 से, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा 5,230, और ये बैड डेट्स हो गया हमारा। इसकी नरेशन क्या लिखें, टू रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं बैड डेट्स को, तो यहां लिखा टू रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस। ये हो गई हमारी चौथी एडजस्टिंग एंट्री। अब जैसी एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हो जाए हम इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर जाएंगे और एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर देंगे। ये चौथी एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं, लास्ट एंट्री देखते हैं। एडजस्टिंग एंट्री नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ई का मतलब एंडिंग होता है 60,000, यानी साल के आखिर में 60,000 रुपए का माल बच गया जो कि नहीं बिका, तो इसकी हम बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्री नंबर 5। और मर्चेंडाइज की हमेशा एंट्री ये बनती है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री चूंकि हमारे लिए एसेट है, एसेट को कर देंगे डेबिट, तो यहां लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। कितने की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 60,000, 60,000 की यहां लिख दिया हमने 60,000, और बदले में क्रेडिट करेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिख लें, चाहे यहाँ इनकम समरी लिख लें, चाहे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दें। तो यहाँ हम क्रेडिट करेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को 60,000। तो एंट्री क्या बनी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और नरेशन इसकी क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड,
हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? मर्चेंडाइज को। तो यहाँ लिखा टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी है जी? एंडिंग है। तो यहाँ लिख दिया टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर 5वीं एडजस्टिंग एंट्री। इसके नीचे भी लाइन ड्रॉ कर दें। तो यहां देखा जाए तो हमने अब तक क्या करा, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली, जिसके अंदर उसने कहा था कि एडजस्टिंग एंट्रीज बना दे। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट सॉल्व करेंगे और उसके अंदर क्या बनाएंगे, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर 2 के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त दोस्तों सबसे पहला काम आपने क्या करना है यहाँ पर, अच्छा ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और इसकी हम लोग कर रहे हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2, तो यहाँ लिख दिया 2। अब आप एग्जांपल के तौर पर पेपर में कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की रिक्वायर्ड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 की रिक्वायर्ड नंबर 1, जो भी क्वेश्चन हो नंबर पेपर में दिया जाएगा वो लिखेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट लिख देंगे। अब क्या करें, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त सबसे पहला काम जो हमें करना है वो अपने पास कंपनी का नाम यानी हेडिंग डालनी है। कंपनी का नाम, कंपनी का नाम क्या है, रोहान कंपनी। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देंगे रोहान कंपनी की हेडिंग डाल दी, रोहान कंपनी। अब दूसरी बात हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ दूसरी हेडिंग आ जाएगी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। जो काम भी हम करेंगे दूसरी हेडिंग आ जाएगी। तो यहाँ हमने हेडिंग डाल दी अपने पास इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब इसके बाद तीसरी हेडिंग जो हमारे पास आती है वो आती है डेट। तो यहाँ पर डेट दी गई थी फॉर द ईयर एंडेड। याद रखें चाहे एडजस्टिंग एंट्री हो, चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो, ये हमेशा साल के आखिर में बनता है। लिहाजा यहाँ हम क्या करेंगे, साल के आखिर की डेट डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड। तो यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर, पूरे साल का बनता है ये, फॉर द ईयर एंडेड, साल खत्म हो रहा है। और इनका साल यहाँ सवाल में कब दिया हुआ है, दिसंबर 31, दिसंबर की 31 तारीख। और ईयर जो हमें दिया गया वो 2007 है, यानी कि 2007। अब क्या करें, जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में जाकर चेक करेंगे और जो भी आपको सेल्स दी जाएगी सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, हम लोग अपने पास लिखेंगे सबसे पहले सेल्स। अब जाकर अपने क्वेश्चन में तलाश करेंगे हमें सेल्स कितनी दी गई है। तो यहाँ आगे क्रेडिट साइड पर चलते हैं और क्रेडिट साइड पर हमें सेल्स रेवेन्यू दी हुई 5,30,000। यहाँ हम एक काम करेंगे, सबसे पहले अपने पास लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू। अच्छा यहाँ मैंने 2 कॉलम बनाए, इन कॉलम का कोई नाम नहीं है, ना ये डेबिट है ना क्रेडिट है, ये कॉलम इस वजह से बनाए ताकि हमारा काम एक सीक्वेंस के अंदर चले। तो लिहाजा ये एक हमारा मिडिल कॉलम है, ये समझ ले फाइनल कॉलम हो गया। यहाँ पर जो भी माइनस करके जो फाइनल चीजें बचेंगी वो जाएंगे। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू में दी 5,30,000, तो सेल्स रेवेन्यू को डायरेक्टली जाकर आप लोग फाइनल कॉलम में लिख देंगे 5,30,000। अब क्या करें, सेल्स में से हमेशा में 2 चीजों को लेस करना है। अगर सवाल में सेल रिटर्न हो, सेल डिस्काउंट को लेस करेंगे, हमने क्वेश्चन को पढ़ा था और हमें सेल रिटर्न भी नजर आया था, सेल डिस्काउंट भी। तो सेल रिटर्न है 3,000, तो यहां हम एक काम करेंगे, इसको लेस करेंगे सेल रिटर्न को, और सेल रिटर्न का अमाउंट दिया हमें 3,000, यहां लिख दिया हमने 3,000। इसके बाद सेल डिस्काउंट हमें 4,000 का दिया हुआ, इसको भी लेस करना है। तो यहां लिखेंगे हम लोग सेल्स डिस्काउंट, और सेल्स डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो है 4,000। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, फिर प्लस करके इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले हम कर लेंगे दोनों को प्लस, तो 4,000 और 3,000 दोनों को प्लस कर लें तो क्या आएगा, 7,000 आएगा। अब क्या करें, 5,30,000 में से 7,000 को कर देंगे माइनस, तो अमाउंट यहां बचेगा 5,23,000। अब इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हमेशा नेट सेल्स का। यानी जब भी हम सेल में से सेल रिटर्न को सेल डिस्काउंट को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको नेट सेल कहेंगे। अब नेट सेल्स के नीचे हम लोग हेडिंग डालेंगे कि इस सेल की हमें कॉस्ट को माइनस करना है कि ये माल हमने बेचा लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करें, हेडिंग डालेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मतलब, जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट, यानी ये जो माल हमने बेचा है इसकी कोई ना कोई कॉस्ट तो होगी। तो अब हम यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है। आइए जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीकाकार क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेनी है
और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी वाली लेनी है, हमेशा याद रखनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने वक्त सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लेनी है। तो आइए जरा क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। यहाँ देखें डेबिट बैलेंस के अंदर हमें दिया हुआ था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है 75,000, तो यहाँ पर हम ले लेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 75,000। क्या मतलब है, ये वो माल है जो साल के शुरू में पहले से मौजूद था, तो वो माल जो साल के शुरू में पहले से मौजूद हो तो वो कहलाती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। अब ये माल पहले का था, इसमें ऐड कर दे जितना माल हमने खरीदा, जो माल हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं परचेजेस, तो यहाँ हम ले लेंगे अपने पास परचेजेस। आइए दोस्तों चेक करते हैं, परचेजेस सवाल में दी गई है, कहाँ है भाई परचेजेस, डेबिट में मिलेंगे, आपको याद रखें। तो परचेजेस हमें मिल गई यहाँ पर दूसरे कॉलम लाइन के अंदर 3,10,000 की परचेजेस है। तो यहाँ क्या करें, परचेजेस को इसमें ऐड कर दें 3,10,000। अब इसका मतलब क्या हुआ, 75,000 का माल पहले से मौजूद था, 3,10,000 का माल हमने और खरीदा। यहाँ दोस्तों एक बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें, अगर परचेजेस के साथ परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट होता तो वो माइनस होता, लेकिन हमने सवाल पढ़ा था हमें कहीं भी परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट नहीं मिला, अगर होता तो माइनस होता। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट देंगे, इसको एज इट इज दे लें। तो पहले का माल 75,000 था और हमने जो माल खरीदा वो 3,10,000, तो दोनों को प्लस कर लें तो ये बन जाएगा 3,85,000। तो पहले से 75,000 का माल था, 3,10,000 का खरीदा तो हो गया 3,85,000। अब ये टोटल माल कंपनी के पास हो गया क्योंकि पहले का भी है इसमें और आपने खरीदा भी, इसको बोलेंगे मर्चेंडाइज। वो माल जो मौजूद है अवेलेबल, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, यानी ये वो टोटल माल है जो बेचने के लिए मौजूद था, टोटल मर्चेंडाइज या टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब हमें इसमें से ये पता लगाना है कितना माल बिक गया, तो आप एक काम करें, सिंपली इसमें से जितना माल बच गया उसको माइनस कर दें, बाकी पता लग जाएगा कितना माल बिक गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री ली, इसमें जितने का माल खरीदा परचेज उसको ऐड कर दिया तो टोटल माल आ गया। तो पहले का माल 75,000 था, 3,10,000 का माल खरीदा, 3,85,000 हो गया। अब इसमें से लेस करेंगे वो माल जो बच गया, जो माल बच जाए उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अपने पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और यहाँ जो इन्वेंट्री हम लोग लेंगे हमेशा, ऊपर तो ओपनिंग ले लिए यहाँ पर, तो यहाँ कौन से लेंगे, एंडिंग, क्योंकि जो माल बचा। क्वेश्चन में जाकर चेक कर ले, एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 5 के अंदर हमें एंडिंग इन्वेंट्री 60,000 की दी गई, तो यहाँ हम लोग 60,000 का माल लेंगे जो कि बच गया। तो हो क्या रहा है, 3,85,000 का टोटल माल था जिसमें से 60,000 का माल बच गया, इसका मतलब बाकी बिक गया होगा। अब एक काम करेंगे, 3,85,000 में से 60,000 को कर देंगे यहाँ पर माइनस, तो देखते हैं कितना बचेगा। ये हमारे पास बच जाएगा 3 लाख, ये जो माल बचा 3,25,000 बच जाएगा, इसको बोलेंगे ये माल बिक गया। तो जो माल बिक गया उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये माल बिक गया, इसको कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कैसे होगा ये समझे, पहले से 75,000 का माल तो ओपनिंग इन्वेंट्री में, कंपनी ने 3,10,000 का माल खरीदा, तो टोटल माल हो गया 3,85,000, जिसमें से 60,000 का माल बच गया, तो बिका कितना 3,25,000 के, इसको कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये रही सेल, ये रही कॉस्ट, यानी 3,25,000 का माल हमने बेचा 5,23,000, ज्यादा में बेचा। अब क्या करें, सेल में से कॉस्ट को लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट आएगा, और वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट कहलाता है, वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक काम करेंगे, यहां से इसमें से इसको करेंगे माइनस, तो 5,23,000 की सेल है और कॉस्ट है 3,25,000, तो ये रही सेल, ये रही कॉस्ट, 5,23,000 में से 3,25,000 को करेंगे माइनस, तो ये अमाउंट बच जाएगा 1,98,000, इसको बोलेंगे प्रॉफिट। लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि अभी इसमें से बहुत सारे खर्चे माइनस करने बाकी हैं, जब खर्चे माइनस कर देंगे उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा। अब हम क्या करेंगे, हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे हेडिंग डालेंगे लेस, लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहां लिखा हमने लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कारोबार को चलाने के लिए जितने भी हमने खर्चे करें उसको कहेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1 बाय 1 करके सारे लेंगे। अब याद रखनी है आपने कि एक्सपेंसेस आपको कहां मिलेंगे, एक्सपेंस हमेशा आपको डेबिट साइड पर मिलेंगे। अब यहां मैं आपको एक बात समझा देता हूं, देखिए टोटल अकाउंटिंग में 5 चीजें होती हैं, एसेट है और एक्सपेंस, ये 2 चीजों की नेचर याद रखें हमेशा, एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में मिलेंगे,
और तीन चीजें लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, तीन चीजें हमें क्रेडिट में मिलेंगी। तो अभी हम एक्सपेंस चाहिए, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में मिलेंगे। चलो जरा डेबिट में चलते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ चलते हैं जी, एक्सपेंस में सबसे पहला एक्सपेंस यहाँ नजर आ रहा है हमें सैलरीज एक्सपेंस। तो यहाँ लिखेंगे हम अपने पास सैलरीज एक्सपेंस। तो सबसे पहला एक्सपेंस हमारे पास आ गया सैलरीज एक्सपेंस। अब सैलरीज एक्सपेंस यहाँ दिया हुआ 16,000, यहाँ ले लें 16। अब आपको याद होगा नीचे भी हमें एक सैलरीज एक्सपेंस दिया गया था और उसने बताया था 8,000 का मजीद खर्चा हुआ है। तो 16,000 का सैलरीज एक्सपेंस तो ये रहा, जो कि आपको ऊपर लिए गए 16,000 का सैलरीज एक्सपेंस, और नीचे सैलरीज एक्सपेंस मजीद हुआ 8,000। तो 16 वो रहा, 8 ये रहा, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 16,000 में 8,000 को प्लस करें तो ये बन जाएगा 24,000। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दोबारा समझ ले। ऊपर सैलरी एक्सपेंस 16,000 का, नीचे बता रहा और मजीद ड्यू हो गया 8,000। तो 16,000 वो 8,000 दोनों नीचे वाला प्लस करके 24 बन गया। आगे चलते हैं, दूसरा एक्सपेंस हमें नजर आ रहा है रेंट एक्सपेंस 12,000। यहाँ लिखेंगे हम दूसरा एक्सपेंस हमारे पास है रेंट एक्सपेंस। अब रेंट एक्सपेंस के साथ भी वही काम करेंगे जो काम अपने सैलरी एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस ऊपर है 12,000, तो यहाँ ले लिया आपने 12,000 के रेंट एक्सपेंस। अब नीचे जाकर चेक करेंगे क्या नीचे कहीं रेंट एक्सपेंस है, यस दूसरी एंट्री में रेंट एक्सपेंस है कितना 8,000, ये भी ड्यू है, ये भी देना है, यानी खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं करा, तो ये भी 8,000 इसमें प्लस हो जाएंगे। तो 12,000 पूरा ऊपर और 8,000 नीचे, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 20,000। अब दो एक्सपेंस तो ऊपर, एक था सैलरी एक्सपेंस वो भी ले लिया, रेंट एक्सपेंस वो भी ले लिया, ऊपर तो कोई एक्सपेंस नहीं है। अब हम जाएंगे नीचे जाकर चेक करेंगे नीचे कोई एक्सपेंस तो नहीं है। तो एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 के अंदर सैलरी एक्सपेंस था, ले लिया। एडजस्टिंग एंट्री नंबर 2 में रेंट एक्सपेंस था, वो भी ले लिया। एडजस्टिंग नंबर 3 के अंदर हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ लेंगे अपने पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो यहाँ ले लेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब आपको याद होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने एडजस्टिंग एंट्री में निकाला था, तो यहाँ देख सकते हैं एडजस्टिंग एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने निकाला था 4,000। ये वही एक्सपेंस यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000 आ जाएगा। वो कैसे 4,000 आया था, उसने कहा था एग्जामिनर ने कि आप क्या करें 5% निकाले फर्नीचर पे, फर्नीचर था 80,000, 5% निकाला 4,000 बन गया। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद देखें जाकर चौथी एडजस्टिंग एंट्री में बैड डेट्स नजर आ रहा है, ये रकम डूब गई, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, यहाँ ले लेंगे हम लोग बैड डेट्स एक्सपेंस। और बैड डेट एक्सपेंस के बारे में उसने क्या कहा है आपसे 1% नेट सेल का निकाले, तो जाकर चेक कर ले हम लोग 1% नेट सेल का हमने निकाला था बैड डेट एक्सपेंस 5,230, तो यहाँ चले जाएगा 5,230। तो ये हो गया हमारे पास पहला सैलरी एक्सपेंस, दूसरा रेंट एक्सपेंस, तीसरा डेप्रिसिएशन, चौथा बैड डेट्स, पांचवा मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, वो तो हम पहले ले चुके। अब यहाँ पर हो गए तमाम के तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इन सबका कर लेंगे टोटल, तो यहाँ कर लेंगे सारे एक्सपेंसेस का टोटल। अब यहाँ क्या करें टोटल 24,000, 20,000, 4,000, 5,230, इन सबको प्लस कर लें तो ये बन जाएगा 53,230 बन गया। अब क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट मालूम कर रहे हैं, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे माइनस, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे जो अमाउंट आएगा वो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। अब उसके नीचे हम लगा देंगे 2 लाइनें क्योंकि यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये है 53,230 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो यहां लिख लिया हमने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब क्या करें टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में माइनस करेंगे, वो रहा ग्रॉस प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग है, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करें तो अमाउंट बचेगा 1,44,770 बचा। इसको हम नाम देंगे ये हमारा नेट प्रॉफिट है, या इसको हम कह सकते हैं ये हमारी नेट इनकम है। तो यहाँ 2 रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। पहली रिक्वायरमेंट के अंदर हमें क्या करना था, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी थी, ये एडजस्टिंग एंट्रीज। दूसरी रिक्वायरमेंट के अंदर उसने कहा था आप क्या बनाए इनकम स्टेटमेंट, ये बना दी इनकम स्टेटमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट में उसने कहा बैलेंस शीट बनाए, तो अब हम जाकर बनाने वाले तीसरी रिक्वायरमेंट में बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के लिए आप लोग स्टूडेंट हमेशा ध्यान में ये बात रखिएगा, बैलेंस शीट को हमेशा पेपर में आप आमने सामने के फ्रंट के 2 पेज लेंगे उसमें बनाएंगे, एक पेज पर बन सकती है लेकिन कंजस्टेड हो जाएगी। पेपर में आप बिल्कुल ये काम करेंगे आमने सामने के 2 पेजेस ले लें और उस पर बैलेंस शीट बनाएं। अब बैलेंस शीट हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ लिखना हमने क्वेश्चन नंबर 26 और इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 3 करना है। बैलेंस शीट की याद रखें हमेशा 2 साइड होती हैं, लेफ्ट साइड को हम नाम देंगे ये आपके लिए एसेट्स आएंगे यहाँ पर सारे, और यहां सारी की सारी आपकी आएंगी इक्विटीज। तो
इस तरह से ये आपकी बैलेंस शीट तैयार होगी। तो यहाँ पर आ जाएंगे सारे एसेट्स और यहाँ आ जाएंगे सारी इक्विटीज। देखिए होता क्या है, इनकम स्टेट टोटल 5 चीजें होती हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ये 3 चीज ऐसी हैं जिसके ताल्लुक बैलेंस शीट से। देखिए इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या गया, सारे इनकम स्टेटमेंट जितने एक्सपेंस थे वो चलेगा और सारी की सारी रेवेन्यू और एक्सपेंस चलेगा इनकम स्टेटमेंट। बाकी बची 3 चीजें, रेवेन्यू और एक्सपेंस को हटाकर बचा एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, और ये तीनों चीजें जाएंगी हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो लेफ्ट साइड को हम कहते हैं एसेट है और राइट साइड को हम कहते हैं इक्विटी साइड है। अब क्या करें, जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे। तो कंपनी का नाम क्या दिया हुआ था, कंपनी का नाम था रोहान कंपनी। यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी हमारे पास, सबसे पहले कंपनी का नाम रोहान कंपनी। यहाँ हमने सबसे पहले हेडिंग डाल दी अपने पास रोहान कंपनी, और रोहान कंपनी के बाद दूसरी हेडिंग हम लोग क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे अपने पास बैलेंस शीट की हेडिंग आ जाएगी। बैलेंस शीट की हेडिंग डालने के बाद तीसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे डेट, और याद रखें बैलेंस शीट में जो डेट डलती है वो एज ऑन करके डलती है, वहां डलती है फॉर द ईयर, यहाँ बनेंगे एज ऑन, और एज ऑन साल खत्म हो रहा है दिसंबर की 31 तारीख को, और ईयर हमें दिए गए थे 2007, हमने सवाल पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हेडिंग डाल दी। अब क्या करें, एसेट में याद रखें दोस्तों, हमें जो एसेट मिलेंगे वो 2 तरह के होंगे, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। तो एसेट में ये वाली साइड हमारी एसेट है, वो वाली साइड हमारी इक्विटीज है। ये एसेट साइड है, इक्विटी साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एसेट तलाश करेंगे। एसेट 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले एसेट होते हैं करंट एसेट। तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले अपने पास लेंगे करंट एसेट। अब करंट एसेट कौन से एसेट होते हैं, वो एसेट जो या तो खुद कैश हो या फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाते हो, उन एसेट्स को हम कहते हैं आपके करंट एसेट है। फिलहाल यहाँ हम काम करेंगे, हेडिंग डाल देगा अपने पास करंट एसेट। अब एसेट याद रखिएगा, हमेशा मैंने दोबारा बताया, आप दोबारा बता रहा हूं ये बात, हमेशा आपको एसेट डेबिट में मिलेंगे। तो सबसे पहले डेबिट में जाकर देंगे कैश, यस ये एसेट है, तो सबसे पहला एसेट हमारे पास कैश आ गया, करंट एसेट है 5,20,000 का, तो यहां लिख दिया हमने कैश 5,20,000। ये पहला करंट एसेट हो गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं, दूसरा करंट एसेट हमें यहां नजर आ रहा है अकाउंट से रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब वो रकम जो हमें अपने कस्टमर से लेनी है, तो जो पैसा लेना है वही हमारे लिए एसेट है। तो ये अकाउंट से रिसीवेबल आ गया, और ये अकाउंट रिसीवेबल भी हमारे लिए एसेट है। तो यहां हम ले लेंगे अपना अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट हमें दिया गया है, ये रहा 62,000। ये मैंने यहां रखा, क्यों रखा इसकी रीजन सुन लें। देखिए अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है ये वो पैसा है जो आपको आपके कस्टमर से वसूल करना है। लेकिन होता क्या है, इसमें से कुछ पैसा ऐसा होता है जो डूब जाता है, जो आपको नहीं मिलता। जो पैसा नहीं मिलता वो बैड डेट्स होता है। अब आप जाकर चेक कर लेंगे, हमने बैड डेट एक्सपेंस निकाला था 5,230, इसका मतलब 5,230 रुपए डूब जाएंगे, ये नहीं मिलेंगे। जो नहीं मिलेंगे इसका मतलब उसको माइनस होना चाहिए। अब हम यहाँ एक काम करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में से लेस करेंगे वो रकम जो डूब गई, जो डूब जाए उसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो यहाँ लिखेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और जाकर चेक करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमने कितने निकाला था, 5,230 निकाला था। ये एडजस्टिंग एंट्री में भी चेक कर सकते हैं, 5,230 है। अब एक काम करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 5,230, तो 62,000 में से हम माइनस करेंगे 5,230 को, यहां लगा देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको माइनस करें तो अमाउंट हमारे पास बचेगा 56,000, यहां लिख लेते हैं 56,000, और ये बच जाएगा 770। तो आपने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले कैश करंट एसेट था वो ले लिया, अकाउंट्स रिसीवेबल करंट एसेट है वो लिया, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल में से हमेशा अगर कोई बैड डेट्स हो, कोई रकम डूबे तो उसको हम करेंगे माइनस। तो कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, करंट ऑफिस सप्लाई स्टेशनरी के सामान, ये भी करंट एसेट होता है। तो यहां हम ले लेंगे अपने पास ऑफिस सप्लाईज, और ये भी स्टेशनरी के सामान है, एसेट है, और ऑफिस सप्लाई हमारे पास है 4,000, तो यहां ले लिया हमने 4,000 की ऑफिस सप्लाईज। उसके बाद चलते हैं आगे जी, हमें यहाँ फर्नीचर हमारे पास एसेट है, लेकिन ये हमारे लिए फिक्स एसेट होता है, इसको छोड़ दीजिए। परचेज हो चुकी है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री ये तो साल के शुरू में था, हमें तो वो चाहिए साल के आखिर में बचा। तो अब हम जाकर नीचे चेक करेंगे, यहाँ एडजस्टिंग एंट्री में 5 में नजर आ रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है वो माल जो बच गया वो एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री याद रखें, ये भी जो एंडिंग इन्वेंट्री है ये भी हमारे लिए एसेट होता है। तो यहाँ लेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी होगी, एंडिंग होगी, तो यहाँ लिख दिया हमने एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है 60,000, 60,000, ये ले लिया हमने 60,000।
तो करंट एसेट में कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ऑफिस सप्लाई, फर्नीचर बाद में लेंगे, वो फिक्स एसेट है। इसके अलावा यहाँ कोई और एसेट नहीं था, नीचे का मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमारे लिए करंट एसेट है, वो आपने ले। अब करंट एसेट हमारे पास तमाम हो गया। अब करंट एसेट के बाद हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फिक्स एसेट की, और यहाँ हम लोग ले लेंगे अपने पास फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट जो जल्दी कैश में कन्वर्ट ना होते हो या जिनकी लाइफ नॉर्मली 1 साल से ज्यादा हो, ऐसे एसेट्स को हम लोग कहते हैं हमारे लिए फिक्स एसेट है। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल दिया अपने पास और हमने लिख दिया ये रहा हमारे पास फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट आपको याद होगा, हमने फिक्स एसेट एक देखा था जो कि डेबिट साइड पर था, और वो था हमारे पास फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे लिए फिक्स एसेट है, तो यहाँ ले लेंगे हम अपने पास फर्नीचर। तो फर्नीचर की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले, और फर्नीचर की वैल्यू जो हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो दी गई है 80,000, यहाँ देंगे 80। अब यहाँ क्यों लिखा इसको? देखिए फर्नीचर फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट जब इस्तेमाल होते हैं तो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती है, तो जितनी वैल्यू कम हो गई उसको करेंगे माइनस, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। आपको याद होगा हमने यहाँ डेप्रिसिएशन निकाला था फर्नीचर का 5%, इधर देख सकते हैं आप, यहाँ भी डेप्रिसिएशन लिखा था 4,000 का, ये हमने निकाला था, यहाँ भी देख लिया डेप्रिसिएशन 4,000। इसका मतलब ये हुआ 80,000 का फर्नीचर है और इसकी वैल्यू कम हो गई, जो वैल्यू कम हो गई उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो अब एक काम करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, जितनी वैल्यू कम हो गई तो अलाउंस और डेप्रिसिएशन को करेंगे माइनस। तो हमने कितने परसेंट निकाला था? 5% निकाला था। 5% कितना है? 4,000 आया था, तो यहाँ लिख दिया हमने 4,000। अब क्या करें? 80,000 में से 4,000 को कर दें माइनस, तो आपके पास अमाउंट बच जाएगा। वो जो अमाउंट आएगा वो नेट वैल्यू होगी फर्नीचर की, वो जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। तो हम एक काम करें, 80,000 में से माइनस कर दें 4,000, तो अमाउंट हमारे बचेगा 76,000। तो ये आ गया 76,000। अब देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, हमने अपने पूरे क्वेश्चन को पढ़ा, जितने करंट एसेट थे वो भी ले लिए, जो फिक्स एसेट थे वो भी ले लिए। अब तमाम एसेट कंप्लीट हो गया, इसका टोटल हम बाद में कर लेंगे। इस तरफ आ जाए। अब चलते हैं इक्विटी साइड पर। इक्विटीज के अंदर सबसे पहला काम जो हमें करना है वो अपने पास हेडिंग डालनी है और लेनी है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब जितना भी कर्जा हमारे ऊपर हो गया है वो ले लें। लाइबिलिटीज की हेडिंग डालेंगे और यहां लेंगे लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटीज का मतलब होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो पैसा हमारे पास आया वो कहां से आया। यानी अब एक काम करते हैं, उसको समझ लेते हैं। ये बिजनेस में टोटल एसेट मौजूद है, अब ये कहां से आया? या तो कर्जा लेकर लगाया हुआ या मालिक ने लगाया हुआ। तो इक्विटीज का मतलब ये होता है जो पैसा यहाँ आया है एसेट में वो कहां से आया, मालिक ने कितना पैसा लगाया और कर्जा कितना लिया। अब लाइबिलिटीज हम लेंगे। अब याद रखिएगा दोस्तों, लाइबिलिटीज हमेशा जो मिलेंगे हमें वो क्रेडिट साइड पर मिलेंगी। आइए जरा क्रेडिट साइड पर देखें। सबसे पहले पेबल है। रिसीवेबल का मतलब पैसा लेना है और पेबल का मतलब पैसा देना है। तो ये जो अकाउंट्स पेबल है ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग अकाउंट्स पेबल। तो यहाँ ले लेते हैं अकाउंट्स पेबल। कितना अकाउंट्स पेबल है? ये 51,000 का, तो यहाँ ले लिए 51,000 का अकाउंट्स पेबल। दूसरा जी एक और है लाइबिलिटी इसी क्रेडिट साइड पर, बैंक लोन। ये भी कर्जा है, बैंक से कर्जा लिया है तो यहाँ ले लिया बैंक लोन, और बैंक का कर्जा 74,000 है, यहाँ ले लिया हमने 74,000। अब देखिए इसके अलावा यहाँ कोई और लाइबिलिटी ऊपर नहीं है। हाँ ऊपर तो नहीं है लेकिन नीचे जाकर चेक करेंगे कोई और लाइबिलिटी तो नहीं है। तो यहाँ जो एडजस्टमेंट डिटेल दोनों के अंदर लिखा हुआ है सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, यानी खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया, तो इसका मतलब ये भी अदा करना है, ये भी लाइबिलिटी है। हम चलते हैं यहाँ पर देखते हैं एडजस्टिंग एंट्री में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सैलरीज पेबल, इसका मतलब ये भी लाइबिलिटी है, देना है। तो सैलरीज पेबल 8,000 है, वो ले लेते हैं। तो यहाँ लेंगे हम लोग अपने पास सैलरीज पेबल, और सैलरीज पेबल हमारे पास कितने हैं जी? ये दिया हुआ है 8,000, ये ले लिया आपने यहाँ पर 8,000। इसके अलावा आपको याद होगा एडजस्टमेंट नंबर 2 में रेंट नॉट येट पेड, ये भी रेंट है, अभी तक अदा नहीं करा, तो ये भी लाइबिलिटी देनी है। यहाँ देख सकते हैं रेंट पेबल, ये भी 8,000 है, तो ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सैलरीज पेबल के नीचे रेंट पेबल है, देना है, अदा करना है, अभी तक अदा नहीं किया, और ये भी कितना है बाबा 8,000। अब हम चेक कर लेते हैं इसके अलावा कोई और लाइबिलिटी। अकाउंट्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, सैलरीज पेबल ले लिया, रेंट पेबल, कोई और लाइबिलिटी नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर हेडिंग में आप डालकर लिखेंगे ऑनर ने कितना पैसा लगाया। जो पैसा मालिक लगाता है उसको कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देंगे अपने पास ऑनर्स इक्विटी की। ऑनर्स इक्विटी का मतलब जो मालिक पैसा कारोबार के अंदर लगा रहा है उसको हम कह रहे हैं हमारी ऑनर्स इक्विटी है। तो आइए जरा यहाँ पर ले लेते हैं ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी का मतलब मालिक ने पैसा लगाया, जो मालिक पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने पास ले लेंगे कैपिटल। अब जाएंगे हम क्वेश्चन में, और याद रखें कैपिटल हमेशा आपको क्रेडिट मिलेगा, एसेट और एक्सपेंस आपको मिलेंगे डेबिट साइड पर, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू में 3 चीजें हमें मिलेंगी क्रेडिट में।
आइए जरा क्रेडिट साइड पर देखिए, कैपिटल है 4,31,000, तो यहाँ लिख दिया हमने 4,31,000 का कैपिटल। अब यहाँ जो रखा, देखिए बैलेंस शीट बनती है इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद, तो हमने इनकम स्टेटमेंट बना रखा है, यस ये देखिए इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट हुआ। अब बताइए प्रॉफिट की वजह से मालिक का जो पैसा है, मालिक का जो कारोबार है वो बढ़ेगा या कम होगा? यकीनन बढ़ेगा। तो प्रॉफिट का जो असर पड़ता है वो पड़ता है कैपिटल में, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर यहाँ लॉस होता, लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल में अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो हमेशा लेस। हमें तो प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ क्या करें, कैपिटल के अंदर ऐड कर दें नेट प्रॉफिट को। अब नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ है? 1,44,770, यहां लिख देंगे 1,44,700 और ये हुआ था 770 का, तो ये हो गया 1,44,770। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे प्लस और जो अमाउंट आएगा उसको लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, मालिक ने इतना पैसा लगाया, ये प्रॉफिट हुआ तो उसका कैपिटल बढ़ गया। अब कैपिटल बढ़कर कितना हो गया, ये बन जाएगा 5,75,770, ये हो गया। अब क्या हुआ, सारे एसेट हो गए, सारी लायबिलिटीज और कैपिटल भी हो गया। अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल, तो यहां कर लेते हैं जरा डेबिट का यानी एसेट का टोटल करा, तो ये बन गया 7,16,770 और इसका टोटल करा, इसका भी आ गया 7,16,770। दोनों साइड इक्वल हो गई, इसी को कहते हैं बैलेंस शीट। यहां इसको नाम देंगे, ये आपके पास है टोटल एसेट्स और यहां इसको नाम देंगे ये है टोटल इक्विटीज। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ जो कि हमारा बैलेंस शीट के साथ था। तो इस टाइम उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। सवाल में सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाया, तो उसके बाद बैलेंस शीट बनाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कैपिटल हमने लिखा और जो यहाँ प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट ऐड कर दिया यहाँ पर, अगर लॉस होता तो लॉस को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।